हेलो फ्रेंड्स, ये सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की है। एक्चुअल में फ्रेंड्स, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको जो लैंग्वेज के बेसिक्स हैं उनकी जानकारी होना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कोई वर्ड वो नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और वही हमारे इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ा बाधक होता है। तो यहाँ पर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश की है और उसको ब्रीफली हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें कितने लेटर्स होते हैं, इसके अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं जानते हैं आप? इसमें एक्चुअली 26 लेटर्स होते हैं और जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स मिलके एक वर्ड बना देते हैं और वर्ड से जो संरचना होती है, एक सेंटेंस की संरचना होती है, सेंटेंस से पैराग्राफ बन जाता है और पैराग्राफ हम अपनी भाषा में डिफरेंट वेज में यूज करके वो क्या हो जाती है, एक लैंग्वेज बन जाती है। क्लियर? तो अगर हम कहें लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, आप तब तक सोचिए, मैं कुछ यहाँ बताता हूं आपको। लेटर, और जब लेटर्स एक मीनिंग देते हैं, कई लेटर्स मिलके जब कोई मीनिंगफुल स्ट्रक्चर की संरचना करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर होती है हमारी, वो वर्ड होती है। और वर्ड, डिफरेंट वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कन्वे इट्स मीनिंग, यू कैन से अ कंप्लीट मीनिंग। क्लियर? और जो वर्ड होता है, वर्ड मिलके क्या बना देता है? सेंटेंस बना देता है। सेंटेंस से एक पैराग्राफ की संरचना होती है और पैरा से आपकी कोई भी लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं वो आपकी लैंग्वेज बन जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम बात कर रहे थे कि जो लैंग्वेज होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ये अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने और ऑब्वियसली आपके माइंड में एक जो वर्ड स्ट्रक किया होगा वो वर्ड है। वर्ड क्या है? जिसको हम शब्द कहते हैं। शब्द आपके माइंड में आया होगा कि लैंग्वेज की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एक वर्ड होता है। अगर हम जनरल वे में कहें तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम लैंग्वेज की दृष्टि से कहें तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की, वो होती है मॉर्फीम। अब फ्रेंड्स, ये वर्ड आपके लिए नया लग रहा होगा, मॉर्फीम। मॉर्फीम एक्चुअल में क्या होता है अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कैट। कैट क्या है फ्रेंड्स? एक वर्ड है ऑब्वियसली, जिसका अर्थ होता है बिल्ली। कैट क्या है? एक वर्ड है। लेकिन अगर मैं कहूं कैट्स, तो कैट और कैट्स में क्या डिफरेंस है? ये सिंगुलर कैट है, ये इसका मतलब एक होता है और इसका मतलब एक से ज्यादा होता है। क्लियर? ये भी एक शब्द है और ये भी एक शब्द है, लेकिन लैंग्वेज की दृष्टि से ये जो कैट है इसमें कितने मॉर्फीम है? एक मॉर्फीम है। लेकिन जो कैट्स है, ये जो मिलके बनी है, ये कैट और प्लस एस, एस से मिलके बनी हुई है। तो लैंग्वेज की दृष्टि से इसमें क्या हुए? 2 मॉर्फीम हुए। कितने मॉर्फीम हुए? 2। एक कैट और दूसरा एस। क्लियर? तो यहां जो ये 2 मॉर्फीम्स हैं, अब लैंग्वेज में क्या है? एक ये हो गई कैट और एक हो गया दूसरा मॉर्फीम ये। अगर हम सिंप्लीफाइड वे में कहें तो मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम होता है वो रूट जिससे मिलके वर्ड बनता है। क्लियर? और जो मॉर्फीम है, मॉर्फीम क्या होता है? जो वर्ड है, वर्ड तो अकेला खड़ा हो सकता है, वर्ड का मीनिंग होता है, लेकिन मॉर्फीम अकेला खड़ा नहीं हो सकता। क्लियर? अब एक और सिंपल सा मेथड में, एक सिंपल सा वर्ड मैं आपको देता हूं। अनब्रेकेबल एक ही वर्ड है, और अनब्रेकेबल क्या होता है? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको अनब्रेकेबल कहते हैं। अगर इसको कहें कितने शब्द है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा एक शब्द है। लेकिन इसमें लैंग्वेज की दृष्टि से अगर हम आते हैं तो इसमें एन, अन के बाद मिलेगा आपको ब्रेक और फिर मिला एबल। क्लियर? मीन्स जो ब्रेक है इसमें एक तो
इसके शुरू में एल लगा हुआ है और लास्ट में एबल लगा हुआ है, मीन्स एक प्रीफिक्स है और एक सफिक्स है। तो यहां अगर हम लैंग्वेज की दृष्टि से बात करें तो फ्रेंड्स इसमें कितने मॉर्फीम हो गए, 1 2 3। इसमें कितने मॉर्फीम्स हैं, इसमें 3 मॉर्फीम्स हैं। क्लियर हुई बात। तो होता क्या है, जो भी शब्द होता है, शब्द को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से, लैंग्वेज की दृष्टि से जो मॉर्फीम है वो लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिससे मिलके हम वर्ड्स बनाते जाते हैं और वर्ड्स के बाद आपका ये सारी स्ट्रक्चर एक लैंग्वेज का निर्माण हो जाता है। जिस तरह एक ईंट से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की हम संरचना कर लेते हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को बना लेते हैं, उसी तरह एक मॉर्फीम की हेल्प से हम पूरी लैंग्वेज को खड़ा कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स होता क्या है, लैंग्वेज में किसी भी वाक्य में जो शब्द होते हैं, किसी भी जो वाक्य हमारा बन जाता है, वाक्य में जो शब्द होते हैं वो अपने कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न भागों में विभाजित होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने टाइटल लिखा है, इसका क्या अर्थ है, एक्चुअल में जो भाषा है स्पीच है, स्पीच के पार्ट्स। और कैसे पार्ट्स, जो भाषा है, कोई भी भाषा, यहाँ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में जो वाक्य है, वाक्य में जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो अपने काम के आधार पे अलग अलग उनके भागों में उनको विभाजित कर देते हैं और उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर। हम यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल लैंग्वेज में होते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, जो लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज की जो स्टडी होती है वो लिंग्विस्टिक्स उसकी साइंस होती है। लिंग्विस्टिक्स में हम किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज, इट्स ग्रामर, इट्स सिंटैक्स एंड इट्स फोनेटिक्स। 3 चीजों की स्टडी जो होती है वो लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। क्लियर। इसको आप हिंदी में भाषा विज्ञान कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं उनको देखें। ये टोटल 8 होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब लैंग्वेज में जो भी वर्ड होता है वो इनमें से कोई ना कोई होगा। किसी भी वाक्य में जो भी शब्द हैं, जो भी शब्द विन्यास है, उसकी बात करें तो वो जो शब्द होता है वो इन 8 में से कुछ ना कुछ होगा। वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनमें से कुछ ना कुछ होगा। क्लियर। बात हम करते हैं नाउन की। हम यहाँ फ्रेंड्स ब्रीफली डिस्कस करेंगे सबको, इनको डिटेल के लिए हम बाद में इसके अलग इनको डिटेल स्टडी हम करते जाएंगे। एक एक लेसन को, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। या हम ओनली ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन है ये, इसमें हम ब्रीफली इन चीजों को डिस्कस करेंगे। नाउन क्या होती है? नाउन को आप कहते हैं संज्ञा। क्लियर। और फ्रेंड्स संज्ञा क्या होती है? सिंपली हम कहें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर। A noun is a word used as the name of a person, place or thing। फ्रेंड्स यहाँ जो ये डेफिनेशन मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल में बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ तो केवल मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका मेरा जो मोटो है, यहाँ जो मेरा पर्पस है वो ये है आपको एक्सप्लेन करना, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना। और जो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग वो क्या कहलाती है? वो नाउन कहलाती है।
क्लियर? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फ्रेंड्स, सिंप्लीफाई अगर हम करें इसको तो सिंपल वे में अगर एक डेफिनेशन हमारे पास आती है, और वो क्या आती है? एनी नेम इज नाउन। अब ये ध्यान रखें आप, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपको दिखाई देता है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं इस दुनिया में, वो क्या है? वो नाउन है। जिसको हमने नाम दे दिया वो क्या है? वो नाउन है। और वो क्या है? अब एक्चुअल में अगर मैं कहूं, इसके एग्जाम्पल की बात करूं, कोई नाम हमने दे दिया राम, कोई प्लेस की बात आ गई राजस्थान, रिवर, चेयर, बुक, ऑनेस्टी, ये सब के सब क्या है? नाउन है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम और किसी वस्तु का नाम। एक्चुअली में फ्रेंड्स, जो वस्तु है, इस वस्तु का मीनिंग क्या है इसको मैं आपको बता दूं। ये जो थिंग है वो इंग्लिश में थिंग क्या है? इस थिंग में आती है आपके पास क्वालिटी, कोई कंडीशन या कोई एक्शन। इस थिंग का मतलब है आपके पास क्वालिटी, कोई कंडीशन या एक्शन। ये चीजें यहां मिलती हैं इस थिंग के अंतर्गत। यानी अगर क्वालिटी की बात करें हम, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या हो गई हमारी? क्वालिटी हो गई, हमने ऊपर लिखा। ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी किसी व्यक्ति की क्वालिटी है। इलनेस क्या है? इलनेस आपकी कंडीशन हो गई कोई, और ये नाउन है। इलनेस हो गई, हैप्पीनेस हो गई, वो क्या है? कंडीशन है, स्थिति है। और अगर एक्शन की बात करें तो इसमें आपको एक वर्ड मिलता है मूवमेंट, जिसको आप कह देते हैं गति या चाल। तो मूवमेंट क्या है? आपकी एक्शन है। तो यहां पर्सन प्लेस तो आपको क्लियर है। थिंग में आपको ये चीजें एडिशनली मिल जाती है, क्वालिटी, कंडीशन या एक्शन को हम क्या कहते हैं? थिंग कहते हैं। और वो सब क्या है? नाउन है। मेरे हाथ में जो है आप मार्कर देख रहे हैं, ये भी नाउन है। चश्मा देख रहे हैं, वो भी नाउन है। मैं भी नाउन हूं। मीन्स एनी नेम इज नाउन। इस डेफिनेशन के अंतर्गत कुछ भी नहीं बचेगा। मीन्स अगर कोई पूछे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा दुनिया में जितने भी नाम है, जो भी नाम है, वो क्या है? वो संज्ञा है, वो नाउन है। क्लियर हो फ्रेंड्स? नाउन की अगर बात करें तो नाउन को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं? चलिए यहां डिस्कस करते हैं। नाउन एक्चुअल में क्या होती है? नाउन को हम दो भागों में बांटते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। फ्रेंड्स, ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है। जो ओल्ड कंसेप्ट है उसमें आपको 5 पार्ट्स में नाउन को हम बांटते थे, लेकिन यहां हम डिस्कस करेंगे न्यू कंसेप्ट। नाउन को हमने दो भागों में बांटा। किसमें फ्रेंड्स? सबसे पहली है काउंटेबल, और जो दूसरी है वो है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है गणनीय। इसको अगर हम कहें तो ये गणनीय संज्ञा होती है, मीन्स जिसकी हम गणना कर सकते हैं। और ये अगणनीय होती है, और गणना कर सकते हैं उसमें भी कई बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कई बार अनकाउंटेबल नाउन को आपको लगता है कि गणना नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम जरूरत के हिसाब से उसकी भी गणना कर सकते हैं। फिलहाल हम काउंटेबल की बात करते हैं। जो काउंटेबल को अगर हम सिंपलीफाई वे में कहें तो काउंटेबल वो नाउन होती है जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल होती है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और अगर उसका नहीं, आपको प्लूरल बना हुआ कहीं दिख रहा है तो इट मीन्स वो अलग शब्द है, उसका जो मीनिंग है वो क्या है? वो अलग है। क्लियर? जैसे अब काउंटेबल है, काउंटेबल में फ्रेंड्स क्या है? जैसे आपने कह दिया बॉय, गर्ल, बर्ड, रिवर,
ये सब क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि आप इनको गिन सकते हैं, इनको आप काउंट कर सकते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स। क्लियर। अब काउंटेबल की बात है तो काउंटेबल को हम गिन सकते हैं, लेकिन इसको कैटेगराइज करें तो इसको भी हम 3 पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले है फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। देखिए जो प्रॉपर नाउन है उसको आप काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन है उसको काउंट कर सकते हैं, और जो इसका तीसरा पार्ट है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है उसको आप काउंट कर सकते हैं। यानी प्रॉपर नाउन क्या है, अब एक्चुअल में प्रॉपर नाउन की बात करें तो ये होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक का मतलब है किसी को भी, किसी व्यक्ति को, वस्तु को या स्थान को कोई नाम दे देना, कोई पर्टिकुलर नाम दे देना, वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। जैसे किसी लड़का है उसको आपने नाम दे दिया रोहित, तो वो क्या है, रोहित क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन वो किसको नाम दिया आपने, वो एक लड़के को नाम दिया, लड़का क्या है, कॉमन नाउन है। क्लियर। अब लड़का, अब कॉमन से मतलब होता है कि कोई ऐसी वस्तु, एक ऐसा नाम जो पूरी जाति को, जाति का प्रतिनिधित्व करता हो, पूरी जाति के लिए यूज होता है, जिसके जैसे सैकड़ों हो, जिसके जैसे हजारों हो, वो कॉमन नाउन है। क्या, जिसके जैसे हजारों हो। जैसे अगर मैं कहूं रिवर, तो रिवर की बात हो रही है, नदी, नदी कितनी है दुनिया में, हजारों नदियां हैं। क्लियर। तो ये रिवर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जाति को रिप्रेजेंट करता है। और जाति किसके, जिसके जैसी हजारों हैं, जिसके जैसी हजारों हैं, लाखों हैं, वो क्या है, उसको हमने नाम दे दिया रिवर। तो रिवर क्या है हमारे पास, वो नाम है एक जाति का जो रिप्रेजेंट कर रही है अपने जैसी हजारों को। लेकिन उसको अगर हम पर्टिकुलर कर दें, मींस उसको भी हमने नाम दे दिया, और क्या कह दिया हमने, गंगा, तो गंगा क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर मैं कहूं सिटी, शहर, अब सिटी क्या है, सिटी एक्चुअल में क्या, कॉमन नाउन है। क्यों, सिटी क्या होता है, सिटी मींस शहर। शहर क्या है, एक ऐसी जाति का प्रतिनिधित्व करता है जिसके जैसे हजारों हैं दुनिया में, और वर्ल्ड में लाखों हजारों क्या है, शहर है। तो जो सिटी है फ्रेंड्स, ये क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन उस सिटी को अगर मैं नाम दे दूं बिजनौर, तो अब बिजनौर क्या है, एक पर्टिकुलर नाम हो गया, और पर्टिकुलर किसका नाम, शहर का नाम। क्लियर। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन और ये आपकी कॉमन नाउन। आई थिंक डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। कॉमन नाउन को आप हिंदी में क्या कहते हैं, जाति सूचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जाति सूचक संज्ञा। फ्रेंड्स बात करते हैं हम जो इसका तीसरा प्रकार है, किसका, काउंटेबल नाउन का, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन एक्चुअल में एक समूह होता है, और जिसको आप कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह से रिप्रेजेंट मींस ये निकल कर आता है, एक कलेक्शन को अगर हमने नाम दे दिया, कलेक्शन को नाम कैसे दिया जाता है फ्रेंड्स, आर्मी। आर्मी क्या है, क्या किसी व्यक्ति को हम आर्मी कहते हैं, नहीं, एक समूह, फौजियों का समूह, वो क्या कहलाता है, वो आर्मी कहलाता है। क्लियर। यानी सेना। सेना से जब भी हमारे माइंड में वर्ड आता है सेना, तो सेना किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं कराती, ये एक पूरे समूह का बोध कराती है जिसमें लाखों लोग शामिल हैं। क्लियर। इसी तरह आपको क्लास, क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को आप क्या क्लास कह देते हैं। तो ये क्या है, एक कलेक्शन है। टीम, खिलाड़ियों का ग्रुप। तो जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, वो एक ग्रुप को इंडिकेट करती है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो और ये प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, ये किसके काइंड्स हैं, ये काउंटेबल नाउन के काइंड्स हैं। इन तीनों को हम गिन सकते हैं। दैट्स क्लियर। बात अगर आती है अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन के 2 पार्ट्स हैं।
एक मटेरियल नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला पार्ट है इसका मटेरियल नाउन और जो दूसरा पार्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को आप कहते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, और जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको कहते हैं भाववाचक। किसी भी द्रव्य को, अब द्रव्य में क्या है, द्रव्य या मटेरियल उसको कहते हैं जिससे मिलके कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है। पदार्थ एक ऐसी वस्तु होता है जिससे हम कोई दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। और जैसे आपके पास गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है, आपके पदार्थ हैं। मिल्क, वाटर, पेपर एटसेट्रा, ये सब क्या है, आपके पदार्थ है, क्योंकि इनसे हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट की बात करें, किसी भी गुण को, किसी विचार को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। किसको फ्रेंड्स, गुण को, किसी विचार को या किसी अनुभव को जब हम नाम दे देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब हम वहां भाव प्रकट कर देते हैं। जैसे हमने कह दिया ऑनेस्टी, चलिए मैं यहां लिख देता हूं इसको, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, हैप्पीनेस, ये क्या है फ्रेंड्स, ये भाव के नाम दे दिए मैंने। फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, एक अनुभव है, आजादी, एक अनुभव को नाम दे दिया फ्रीडम, वो क्या हो गई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एक गुण को हमने नाम दिया। तो फ्रेंड्स जो नाउन के पार्ट्स हमने सीखे उनमें हमने देखा क्या, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। और हमने दो भागों में बांटा था, दो के हम ये 5 पार्ट्स जो हैं उन दो के निकल के आए हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, किसी भी नाउन को हम कैसे देखें, कैसे पहचानें। कोई वर्ड है सेंटेंस में, हम कैसे देखें कि वो नाउन है। उसके लिए आपके पास फ्रेंड्स 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है डेफिनेशन के द्वारा। आप डेफिनेशन के द्वारा ये देख सकते हैं कि कोई वर्ड वो नाउन है या प्रोनाउन है, क्या है। परिभाषा के द्वारा, और परिभाषा में हमने जो सीखा था, क्लियर, उसके हिसाब से हम किसी भी वर्ड पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है। दूसरा, फॉर्मेशन के द्वारा हम किसी भी वर्ड को देख सकते हैं वो नाउन है कि नहीं है। अब फॉर्मेशन क्या होती है फ्रेंड्स, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हमें दिख रहा है, कुछ पर्टिकुलर चीजें दिख रही हैं, TION, अगर ये किसी ये जो सफिक्स लगा हुआ है वो किसी वर्ड में आपको दिख रहा है, जैसे NESS, शेप, TION है जैसे आपका फॉर्मेशन, नस में जैसे हैप्पीनेस, शिप में जैसे फ्रेंडशिप। क्लियर फ्रेंड्स। ENCE, ANCE, जैसे आपको इंडिपेंडेंस मिल जाता है इस पे। हुड कहीं मिल जाए आपको, जैसे मैं कहूं ब्रदरहुड। क्लियर। ईस्ट, इज्म, IST आपको मिल सकता है, ISM मिल सकता है, और कई बार ER और OR मिल सकते हैं आपको लगे हुए, एंड एटसेट्रा। तो इस फॉर्मेशन से, इन सफिक्स को देख के किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको ये इनमें से कोई लगा हुआ दिख रहा है तो 99% वो जो वर्ड है वो क्या है, आपका नाउन है। क्लियर है फ्रेंड्स, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के।
और इसके अलावा क्या होता है, जो तीसरा मेथड है हमारे पास वो क्या है, कोई मीनिंगफुल फ्रेज। फ्रेंड्स कोई मीनिंगफुल फ्रेज बन जाता है और उसमें हमारे पास क्या है, नाउन फाइंडर्स होते हैं प्लस नाउन। जो आपको मीनिंगफुल फ्रेज दिख रहा है उस मीनिंगफुल फ्रेज में क्या है, नाउन फाइंडर्स होते हैं और नाउन होती है। फ्रेंड्स नाउन फाइंडर्स के द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे नाउन कहाँ लगी हुई है। जैसे कहीं भी आपको गुड दिख रहा है, बैड दिख रहा है, माई, हिज, योर, देयर, हर एटसेट्रा। अगर आपको कहीं ये वर्ड्स दिख रहे हैं तो ये जो वर्ड्स हैं वो क्या है फ्रेंड्स, नाउन फाइंडर्स हैं। कैसे नाउन फाइंडर्स हैं, आपको जो दिख रहा है कहीं अगर गुड बॉय, तो इस गुड बॉय की बात हो रही है और इसका एक शाब्दिक अर्थ, एक मीनिंगफुल फ्रेज है। इस अगर ये फ्रेज मीनिंगफुल है मींस गुड बॉय, अच्छा लड़का, तो यहां ये जो गुड है ये नाउन फाइंडर है। इस गुड के बाद आप देख लें कि जो वर्ड लिखा हुआ है वे क्या है, डेफिनेटली नाउन है। माय चेयर, मेरी चेयर, इस माई के बाद जो ये चेयर है ये क्या है, ये नाउन है। तो ये जो वर्ड्स हैं गुड, बैड, माई, हिज, योर, देयर, हर, ये क्या है, ये नाउन फाइंडर है। ये नाउन फाइंडर का काम करते हैं। इनके बाद में जो वर्ड है वो क्या है, वो डेफिनेटली फ्रेंड्स नाउन है। क्लियर हुआ? नाउन आई होप आपको समझ में आई होगी। इसमें हमने बहुत सारी चीजों को लिया, लेकिन फ्रेंड्स ये सारी चीजें हमने ब्रीफली डिस्कस की, डिटेल में नहीं। क्लियर? डिटेल स्टडी आगे करेंगे, वो भी आपको सब डिटेल में मिलेगी। अब हम बात प्रोनाउन की करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड्स? इसको आप हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है फ्रेंड्स? सर्वनाम, प्रोनाउन जो मीन्स होता है सिंपली फॉर अ नाउन। प्रोनाउन का अर्थ क्या निकला फ्रेंड्स? नाउन के लिए, यानी संज्ञा के लिए, अर्थात संज्ञा के लिए जो शब्द यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड used instead of a noun. Pronoun is a word used instead of a noun. Means जो संज्ञा के बदले जो शब्द यूज होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। That's all. That's clear. तो फ्रेंड्स जो अब इसकी पर्पज की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? जो प्रोनाउन है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है नाउन के रिपीटेशन, नाउन के रिपीटेशन को रोकना। हम अपनी लैंग्वेज में, हमारे कोई भी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी होती है और उस ब्यूटी को बनाए रखने के लिए अगर हम उस ब्यूटी को रोकना, बनाए रखना चाहते हैं तो हमें प्रोनाउन की हेल्प लेनी पड़ती है। अदरवाइज नाउन को हम यूज करते जाएं तो नाउन क्या हो जाती है, फिर वो लैंग्वेज को की ब्यूटी खत्म कर देती है, वो बोरिंग हो जाती है। तो जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का जो उद्देश्य है वो क्या है, नाउन के रिपीटेशन को रोकना और भाषा की सुंदरता को बढ़ाना। उसके लिए प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। क्लियर? और इसके काइंड्स है फ्रेंड्स, इसके काइंड्स की बात करें तो ये 10 काइंड्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। चलिए बस काइंड्स है, काइंड्स में ही आपको डिटेल में वहां, नॉट डिटेल में, ब्रीफली वहां आपको बता दूंगा थोड़ा थोड़ा सा। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। फ्रेंड्स पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है व्यक्तिवाचक प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें आपके पास आते हैं आई, माई,
मी, वी, दे, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। ये पुरुष के लिए यूज होते हैं, व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन के बाद आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये संकेत बताने के लिए यूज होते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन यानी संकेत बताने के लिए यूज होते हैं। और इसमें आपके पास आते हैं दिस, दैट, these एंड those, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये दो व्यक्तियों में से या वस्तुओं में से एक को अलग करने के लिए यूज किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे फ्रेंड्स आइदर, नाइदर, ईच और एवरी। क्लियर? ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव मींस दो वस्तुओं में से किसी एक को अलग करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है रेसिप्रोकल। प्रोनाउन रेसिप्रोकल, ये आपस में परस्पर जो रिलेशन होता है उस परस्पर संबंध को बताने के लिए यूज होते हैं। जैसे ईच अदर और वन अनदर। क्या बताया, ये आपसी संबंध बताने के लिए ये प्रोनाउन यूज होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव होते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या काम करते हैं, इनको आप कहते हैं निजवाचक, यानी ये सेल्फ लगा के बन जाते हैं। जैसे माई सेल्फ और योर सेल्फ, कोई काम वो किस प्रकार किया जा रहा है ये उसको बताने का काम करते हैं। माई सेल्फ मेरे द्वारा, योर सेल्फ आपके द्वारा। क्लियर? यानी निजवाचक इसको आप कहते हैं। और इसके बाद है एम्फेटिक। जो एम्फेटिक प्रोनाउन है फ्रेंड्स, एम्फेटिक जोर देने के लिए यूज होते हैं, यानी दबाव या जोर देने के लिए यूज होते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका जो यूज होता है वो किया जाता है। और एक्चुअल में देखने में आपको ये दोनों सेम लगते हैं। जो आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक है, ये देखने में आपको सेम लगते हैं। लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो किसी काम को जोर देने के लिए यूज होता है। जैसे भाई यहाँ किसी भी कर्ता जो होता है, कर्ता के तुरंत बाद इसका यूज किया जाता है। किसका? एम्फेटिक प्रोनाउन का। दैट्स क्लियर? इसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इनको आप कहते हैं अनिश्चयवाचक, इंडेफिनिट मींस इनसे निश्चितता का बोध नहीं होता। जैसे एवरीबॉडी, somebody, समथिंग आदि। क्लियर? ये क्या बताते हैं, इंडेफिनिट मींस अनिश्चितता इनसे बनी रहती है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेशन यानी संबंध बताने के लिए हम इन प्रोनाउन को यूज करते हैं। क्या बताया फ्रेंड्स, संबंध बताने के लिए ये यूज होती है। जैसे आपके पास दैट, which, who, whom, etc. Yes, next है friends interrogative pronoun।
इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इनसे क्या काम करते हैं? इंटरोगेशन यानी प्रश्न पूछने का काम करते हैं। हु, whom, etc. ये जब प्रश्न पूछने का काम करते हैं इनसे, तो ये क्या बन जाते हैं? ये शब्द इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ये सेम वर्ड आपको दिख रहे हैं ऊपर, लेकिन जब ये रिलेशन बताने का काम करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट है लास्ट आपके पास एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ये एक्सक्लेमेशन यानी इनको कहते हैं आप विस्मयादि बोधक प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। क्लियर? तो इनमें क्या होता है? इनमें कोई विस्मय मीन्स कोई आश्चर्य प्रकट किया जाता है। जैसे इसमें आपको मिल जाएगा व्हाट, और किस सेंस में अगर हम कहें यू डोंट नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते? यहाँ आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। देखिए, इस वर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, इस वर्ड से आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये आपके पास एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। क्लियर? ना कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको क्लियर हुए फ्रेंड्स?